हेलो दोस्तों, रॉयल्स नर्सिंग एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। तो आज हम पढ़ेंगे बीएलएस सीपीआर। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें कि टॉपिक है सीपीआर अपना। तो सीपीआर हर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरे ख्याल से जिसमें कि कोई इसके बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो सीपीआर का फुल फॉर्म जो है वो है कार्डियो, नेक्स्ट पल्मोनरी, आर फॉर रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, और पल्मोनरी आप जानते हैं लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब है रिस्टोर करना। मीन्स एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हम हार्ट और लंग के फंक्शन को वापस से रिस्टोर कर पाएँ, वह मेथड है सीपीआर। हार्ट और लंग्स के जो फंक्शन हैं उनको हम रिस्टोर कर पाएँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था या रेस्पिरेटरी उसको फेलियर हुआ था, तो उसको हम कुछ ऐसे मेजर्स करते हैं जिसके थ्रू इन दोनों के फंक्शन वापस से हम नॉर्मल कर पाते हैं, रिस्टोर कर पाते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट की लाइफ को हम सेव कर पाते हैं। वह प्रोसीजर है सीपीआर। तो लंग्स में जैसे कि ब्रीदिंग हो सकता है फेलियर हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, या एयरवे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो हार्ट में जो मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है इसका, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। तो अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी को, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, तो ये सारे चीज़ जो फंक्शन जो हैं वो हम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन हमें एक सही मेजर की ज़रूरत है जो कि हम, और वो मेजर है अपना सीपीआर। तो सीपीआर का मतलब है टू स्टोर हार्ट लंग फंक्शन टू सेव ए विक्टिम्स या पेशेंट लाइफ इन ए इमरजेंसी सिचुएशन। तो यह था इसका इंट्रो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, मीन्स ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हैं जहाँ पे हमें सीपीआर देने की ज़रूरत होती है या सीपीआर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट हम महसूस करते हैं। तो देखो, इसके लिए जो मोस्ट कॉमन जो है, हालांकि इंडिकेशन, वो है कार्डियक अरेस्ट या फिर अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो गया है या अनकॉन्शियस हो गया है, या फिर हमें पता है कि यह कार्डियक अरेस्ट में चला गया है या रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया है। तो या फिर इन दोनों रीजन की वजह से वो अनकॉन्शियस हुआ है या अनरेस्पॉन्सिव हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम सीपीआर जो है वो परफॉर्म करेंगे। या फिर हो सकता है कि किसी का आरटीए हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, या फिर ड्राइविंग हुई थी, या इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, जिस वजह से पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में गया है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में गया है या फिर अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, तो हमें सीपीआर देना होगा। तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो अडल्ट में मोस्ट कॉमन कोज है। जो कार्डियक अरेस्ट है यह अडल्ट में मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है सीपीआर देने का। जबकि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो पीडिया जो है, मीन्स चाइल्ड जो है, उनमें सबसे बड़ा इंडिकेशन है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक इन्फेंट है, उसमें हम सीपीआर जो परफॉर्म करने का मोस्ट कॉमन कोज या इंडिकेशन जो है वो क्या है, तो वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। मीन्स बच्चों में डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट जो है वो नहीं होता है, उनमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो बच्चों में जो है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर है, जबकि अडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो है क्या, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा बहुत से हार्ट जो हैं वो हो सकते हैं डिसऑर्डर्स, जिसमें कि हार्ट की एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो गई हों। तो ये इंडिकेशंस हैं कुछ।
तो इंडिकेशन में दो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो मैंने बताया कि अडल्ट में मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है सीपीआर परफॉर्म करने का वो है कार्डियक अरेस्ट, जबकि पीडिया या फिर जो इन्फेंट जो होते हैं, चाइल्ड जो हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। अब बात करते हैं इसके एज कॉन्सेप्ट की कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मीन्स किस एज ग्रुप को हम इन्फेंट मानेंगे और किस एज ग्रुप को हम चाइल्ड मानेंगे और किस एज ग्रुप को हम अडल्ट कंसिडर करेंगे सीपीआर देने के लिए। तो सबसे पहला है इन्फेंट। इन्फेंट हम उसको मानेंगे जो बिलो द 1 ईयर ऑफ एज है, मीन्स 1 साल तक का बच्चा जो है उसको हम मानेंगे इन्फेंट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि 1 साल तक का बच्चा, तो जैसे कि मतलब आज अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बेबी डिलीवर हुआ है, क्या हम उसको इन्फेंट मानेंगे? तो उसके मानने का उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया है कि डिलीवरी रूम के अंदर अभी जो न्यूबॉर्न है उसको हम इन्फेंट कंसिडर नहीं करेंगे। कि एक्सक्लूडिंग न्यूबॉर्न इन डिलीवरी रूम, कि डिलीवरी रूम से जब उसको वार्ड शिफ्ट कर देंगे या कहीं और शिफ्ट कर देंगे लेकिन बेबी डिलीवरी रूम के आउट है तो उसको हम इन्फेंट ट्रीट करेंगे, इन्फेंट मानेंगे। जबकि अभी अगर वो डिलीवरी रूम के अंदर है तो उसको हम न्यूबॉर्न ही कंसिडर करेंगे। फिर नंबर 2 है चाइल्ड या पीडियाट्रिक जो पेशेंट हैं उनको हम किसके एज ग्रुप वालों को मानेंगे? तो 1 साल से लेके और प्यूबर्टी तक जो भी एज ग्रुप आएगा उसको हम मानेंगे चिल्ड्रेन या पीडियाट्रिक। 1 साल से लेके और प्यूबर्टी तक मीन्स 1 ईयर टू पी फॉर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के साइन आज जैसे कि आप जानते हो मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक्जिलरी हेयर्स हो सकते हैं या फिर ये मान लो प्यूबिक हेयर हो सकते हैं, और फीमेल्स में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये साइन देख के हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि उस क्लाइंट में, उस पेशेंट में मिस प्यूबर्टी है या नहीं। अगर प्यूबर्टी आपको नहीं दिखती है तो आप उसको चाइल्ड कंसिडर करेंगे, लेकिन प्यूबर्टी जैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें एक्जिलरी हेयर प्रेजेंट हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट हैं या ब्रेस्ट प्रेजेंट हैं, ब्रेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए अडल्ट। तो अडल्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या होगी? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। मीन्स यहाँ पे एज जो है, निश्चित ईयर जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे क्राइटेरिया है ओनली प्यूबर्टी। हो सकता है कि किसी को प्यूबर्टी 10 साल में अचीव हो गई हो तो उसको अडल्ट कंसिडर करेंगे, हो सकता है किसी को 11 साल में हुई हो, तो मीन्स वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनको प्यूबर्टी कब अचीव हुई है। तो प्यूबर्टी जो है वो क्राइटेरिया है कि प्यूबर्टी से पहले मीन्स 1 साल से बाद और प्यूबर्टी से पहले तक उसको हम चिल्ड्रन मानेंगे, जबकि प्यूबर्टी अगर अचीव हो गई है तो उसके बाद हम उसको एज ए अडल्ट हम ट्रीट करने वाले हैं। नेक्स्ट आती है सीपीआर। सीपीआर के कुछ स्टेप्स। तो स्टेप्स जो कि यूनिवर्सल स्टेप हैं और इसका शॉर्ट फार्मूला CABD है। डी फॉर डिफिब्रिलेटर है, मोस्टली CAB कहते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो CAB मानते हैं। मिस सी का मतलब है चेस्ट कंप्रेशंस, मिस चेस्ट को हमें जो है कंप्रेस करना होता है 100 से 120 बार। एयरवे मीन्स एयरवे को हमें क्लियर करना होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और B4 आता है ब्रीदिंग, मीन्स उसको माउथ टू माउथ या फिर मैनुअल ब्रीदिंग देनी होती है मास्क वेंटिलेशन के थ्रू। और D4 है डिफिब्रिलेटर, जिसमें कि AED भी आते हैं। अगर बाहर आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेडिकल मीन्स मोबाइल जो डिफिब्रिलेटर हैं उनको हम AED कहते हैं, जिसमें कि 2 AED पैड होते हैं और पेशेंट के ऊपर उनको अटैच करके और हम शॉक डिलीवर करते हैं ताकि हम कार्डियक रिदम जो है उसको नॉर्मल कर सकें या फिर स्टार्ट कर सकें। तो ये इसकी यूनिवर्सल स्टेप्स हैं CAB
मिस ये याद रखिएगा, पहले ABC मानते थे इसको, लेकिन जब से नई गाइडलाइन आई है इसको CAB हम कंसिडर करते हैं। मिस चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय एयरवे के, ठीक है, क्योंकि जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो साथ में जब लंग्स भी प्रेस होते हैं, तो लंग्स प्रेस होते हैं तो एनवायरमेंटल एयर जो है वो भी लंग्स के अंदर जाती है पुशअप से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चेस्ट कंप्रेशन है। नंबर 2 पे आता है एयरवे और फिर आता है ब्रीदिंग। मीन्स कंप्रेशन आप दीजिए, एयरवे क्लियर कीजिए और फिर ब्रीदिंग दीजिए। और अगर अवेलेबल है आपके पास में, अगर आपके जैसे कि आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो आपके पास में डिफिब्रिलेटर होगा, और अगर आप ने अगर किसी को हेल्प करके और एम्बुलेंस वगैरह बुलाया है तो उसके पास में AED ज़रूर होगा। AED का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से पोर्टेबल या फिर मोबाइल डिफिब्रिलेटर बोल सकते हैं समझने के लिए। तो ये इसकी यूनिवर्सल स्टेप्स हैं CABD। चेस्ट कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, D फॉर डिफिब्रिलेटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन देखो, यहाँ पे जैसे कि हमने 3 एज ग्रुप डिवाइड किए थे, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। तो मतलब यहाँ पे हमें तीनों में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिजिक्स जो है वो अलग अलग होती है एज ग्रुप के हिसाब से। तो इसीलिए हमें कितना कंप्रेशन करना पड़ेगा, कितने हैंड टेक्निक या थंब टेक्निक या फिर फिंगर टेक्निक काम में लेनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्फेंट को जो है 2 हाथों से कंटिन्यू प्रेस कर दो, नहीं ना। तो इसीलिए जो है कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो ये गाइडलाइन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप है कि हमें कितने कंप्रेशन देने हैं, कहाँ देने हैं और कितनी डेप्थ तक देने हैं। तो देखो सबसे पहले आता है रेट ऑफ कंप्रेशन। मीन्स 1 मिनट में आपको कितने कंप्रेशन देने हैं। तो यह यूनिवर्सल है, चाहे वह एडल्ट हो, चाहे वह चाइल्ड हो, चाहे वह इन्फेंट हो, सभी को 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में डिलीवर करने हैं। सभी को 100 से 120 पर मिनट चेस्ट कंप्रेशन जो हैं वो देने होंगे, ठीक है। अब जब हम ये कंप्रेशन देते हैं तो हमें जब चेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो अडल्ट और जो चाइल्ड हैं उनमें एटलीस्ट हमें 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना ही करना है, जबकि इन्फेंट जो हैं उनमें हम 4 सेंटीमीटर जो है वो करेंगे। अगर इन्फेंट में अगर आपने 5 या फिर उससे ज़्यादा कर दिया तो फिर आप जो है उसकी लाइफ सेव करने के बजाय उसकी लाइफ और डेंजर में डाल देंगे, उसके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो डेप्थ जो है वो अडल्ट और चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर रहेगी, जबकि इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर रहेगी। जबकि जो टेक्निक है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 हैंड टेक्निक। यहाँ जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट हैं वहाँ पे आप 2 हैंड भी यूज कर सकते हैं और 1 हैंड भी, क्योंकि हमने माना यहाँ पे जैसे कि इसकी डेफिनेशन दी गई थी तो एज की, तो वो ये थी कि 1 ईयर टू प्यूबर्टी। तो 1 ईयर टू प्यूबर्टी मतलब एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 साल और 2 महीने का कोई बच्चा है तो उसको हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो कि 12 साल का है लेकिन प्यूबर्टी अचीव अभी नहीं हुई है तो भी हम उसको चाइल्ड अचीव करेंगे। तो अब देखो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे बच्चे की फिजिक देख के कि क्या एक हाथ से हम कंप्रेस कर पाएंगे इसके चेस्ट को, तो 1 हैंड टेक्निक यूज कर लेंगे। जैसे कि बच्चा 11-12 साल का हो गया और आपको लगता है कि एक हैंड से जो है प्रॉपर ये अचीवमेंट नहीं हो पाएगा 5 सेंटीमीटर डेप्थ का, तो हम यहाँ पे 2 हैंड टेक्निक यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है इन्फेंट की। तो इन्फेंट में आप 1 हैंड भी जो है ये बहुत भारी पड़ने वाला है, तो यहाँ पे 1 हैंड भी आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फिंगर या फिर थंब यूज करेंगे। मीन्स या तो 2 फिंगर डायरेक्टली या फिर 2 थंब जो है वो टेक्निक आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो टेक्निक जो है वो अडल्ट में 2 हैंड टेक्निक, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उनमें 2 हैंड और 1 हैंड, वो डिपेंड करेगा कि उस चाइल्ड की एज क्या है। और इन्फेंट जो है वहाँ पे आप 2 फिंगर या 2 थंब जो मेथड है वो आप काम में ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ
टू फिंगर जो मेथड है वो आप काम में लेते हैं जब सिंगल रेस्क्यूअर होता है, वन रेस्क्यूअर, जबकि टू थंब जो टेक्निक है वो आप वन रेस्क्यूअर और टू रेस्क्यूअर दोनों में काम में ले सकते हो। अब बात आती है कि हमें ये चेस्ट कंप्रेशन हम अपना हैंड कहाँ प्लेस करें, अपने फिंगर या थंब कहाँ प्लेस करें कि अपने को जो अपना टारगेट अचीव है वो पूरा हो जाए, उसका सर्कुलेशन वापस से नॉर्मल हो जाए, या फिर उसका हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाए, रिस्टोर हो जाए। तो यहाँ पे अपना जो स्टर्नम जो है उसके लोअर हाफ पे करते हैं। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना स्टर्नम है यहाँ से, और ये यहाँ पे सबक्लेवियन जो बोन है वो है फॉर एग्जांपल। तो इसका जो लोअर हाफ है, मीन्स ये अगर हाफ हो गया तो हाफ से नीचे लोअर हाफ यहाँ पे, मीन्स टिप पे भी नहीं तो मीडियम में भी नहीं, यहाँ पे अपने को हैंड प्लेस करना होगा। ठीक है, ये जो गाइडलाइन है वो लागू होगी अडल्ट पे और साथ में चाइल्ड पे, कि चाइल्ड और जो अडल्ट हैं उसमें हम लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम जो है, ब्रेस्ट बोन जो है, वहाँ पे अपना हैंड जो है वो प्लेस करेंगे। जबकि इन्फेंट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे श्योर सी बात है कि इन्फेंट की बॉडी फिजिक्स छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, लेंथ बहुत छोटी है, तो श्योर सी बात है कि स्टर्नम की साइज़ भी और कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो निप्पल्स जो हैं उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों जो निप्पल्स हैं राइट और लेफ्ट, उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक स्टर्नम आ रहा है तो उसके जस्ट बिलो द निप्पल लाइन हम अपने फिंगर या थंब जो हैं वो प्लेस करते हैं। तो यह गाइडलाइन लागू होगी इन्फेंट में। जबकि चाइल्ड जो है और अडल्ट जो है उनमें हम लोअर हाफ जो स्टर्नम है वहाँ पे अपने हैंड जो हैं वो प्लेस करेंगे। तो यह एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में कि मतलब रेट क्या रहती है चेस्ट कंप्रेशन के रेट, तो वो है 100 से 120। अडल्ट में हम लगभग 5 सेंटीमीटर जो है उसको डेप्थ देंगे, जबकि चाइल्ड में भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन्फेंट में हम 4 सेंटीमीटर डेप्थ रखेंगे। यहाँ पे अडल्ट में 2 हैंड वाली टेक्निक यूज करेंगे, दोनों हाथ साथ में यूज करेंगे, और चाइल्ड में डिपेंड करेगा कि 2 हाथ यूज करने हैं अभी या फिर 1 हैंड यूज करना है, वो आपकी ब्रेन जो है वो बताएगा आपको कि क्या करना है। और इन्फेंट जो है वहाँ पे आप 2 फिंगर या फिर 2 थंब जो है मेथड काम में लेंगे, और हैंड कहाँ प्लेस करना है ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो सी हो गया अपना। नंबर 2 आता है ए फॉर एयरवे। तो एयरवे में हमें यही है कि जो अपना पासेज है, एयरवे में क्या चेक करेंगे हम कि अपना जो पासेज जो है, ठीक है, माउथ से लेके और लंग्स तक उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, उसको हम अच्छे से ओपन कर लेंगे ताकि हम जो ब्रीदिंग जो डिलीवर करने वाले हैं वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन, पूरा का पूरा एयर उसके लंग्स को मिले। तो हम क्या करते हैं कि जब एयरवे ओपन करते हैं तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है वहाँ पे, उसके लिए चेक करते हैं। लेकिन जब माउथ ओपन करते हैं तो यह एक यूनिवर्सल पोजीशन है जो कि हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं उसके माउथ को ओपन करने के लिए। इसका नाम है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, कि हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके और फिर चिन को उठाते हैं माउथ ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है, और वो ये कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर नेक ट्रॉमा हुआ है, तो आप ये पोजीशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ये पोजीशन यूज़ करेंगे तो आप उसकी वर्टिब्राज को और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को और नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग टेक्निक काम में लेते हैं और वो है जा थ्रस्ट टेक्निक, जिसमें कि दोनों उसके जो मैंडिबल है, मैंडिबल पे अपने हाथ रख के और अपने जो थंब हैं उससे उसको प्रेस करते हैं ताकि जो है माउथ ओपन हो जाए। तो एयरवे में ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, क्या कि एक सीपीआर जब हम देते हैं तो एयरवे को किस पोजीशन के द्वारा हम ओपन करते हैं। तो पहला है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप एक नेक ट्रॉमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, सीपीआर देना है आपको, एयरवे भी ओपन करना है, लेकिन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको नेक ट्रॉमा हुआ है।
ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि कुछ सीवियर आरटीए हुआ है वहाँ पे और आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे नेक ट्रॉमा ज़रूर हुआ होगा, तो आप वहाँ पे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन यूज़ नहीं करेंगे, आप जा थ्रस्ट टेक्निक यूज में लेंगे माउथ ओपन करने के लिए। तो ये 2 5 स्टार एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन नॉर्मल, जबकि अगर नेक ट्रॉमा आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जा थ्रस्ट टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी। तो सी पढ़ लिया हमने चेस्ट कंप्रेशन, ए पढ़ लिया हमने एयरवे, और अब पढ़ते हैं हम ब्रीदिंग। मीन्स ब्रीदिंग हमें देनी है, वो माउथ टू माउथ हो सकती है, या फिर अगर हम हॉस्पिटल सेटअप में हैं या फिर एम्बुलेंस में हैं तो हम बैग और मास्क वेंटिलेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अम्बू बैग या फिर मास्क के थ्रू, या फिर पॉकेट मास्क आते हैं जो कि जिनमें कि वन वे वॉल्व होता है, जिससे कि आप माउथ से भी ब्रीदिंग जो है वो दे सकते हैं। तो ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर 3 CAB, तो हम बी पे आ चुके हैं। ब्रीदिंग में हम जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, ठीक है, अडल्ट और चाइल्ड में, या फिर हमें बैग मास्क दे सकते हैं, या फिर जो पॉकेट मास्क जो अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम जब ब्रीदिंग उसको देंगे, चाहे वो माउथ टू माउथ दे रहे हैं, चाहे वो बैग मास्क के थ्रू दे रहे हैं, चाहे पॉकेट मास्क के थ्रू दे रहे हैं, कैसे भी करके दे रहे हैं, तो उसमें रेट क्या रहेगा, कितनी देर से हमें एक ब्रीदिंग जो है वो देनी ही देनी है। तो अडल्ट में जो है वो हर 6 सेकंड से आपको एक ब्रीदिंग डिलीवर करना है, जबकि जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं या फिर इन्फेंट जो हैं वहाँ पे आपको हर 2 से 3 सेकंड में एक ब्रीदिंग डिलीवर करनी है। अडल्ट में हर 6 सेकंड में, और जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं उनमें 2 से 3 सेकंड में आपको जो है ब्रीदिंग देनी होगी। तो अडल्ट में जो है हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग काम में ले सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी होती है, तो इजीली अपना माउथ जो है उनके माउथ पे फिट हो जाएगा। लेकिन इन्फेंट जो है उनके फेस बहुत छोटा होता है, माउथ और नोज बहुत पास पास में होते हैं, तो वहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के साथ में हमें नोज को भी शामिल करना है, कि इस प्रकार से अपना फेस वहाँ पे सेटअप करना है कि इन्फेंट जो है उसका माउथ और नोज जो है दोनों में जो है वो है एयर जा सके। तो वहाँ पे जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो करते हैं माउथ टू माउथ प्लस नोज, कि नोज भी साथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अडल्ट में हम हर 6 सेकंड से हम एक ब्रीदिंग जो है वो डिलीवर करेंगे, जबकि चाइल्ड और इन्फेंट जो हैं वहाँ पे हम हर 2 से 3 सेकंड में एक ब्रीदिंग जो है वो डिलीवर करेंगे। अडल्ट और चाइल्ड में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हम देंगे, जबकि इन्फेंट जो है वहाँ पे माउथ टू माउथ के साथ में हम नोज भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम जो प्रॉपर जो ब्रीदिंग दे रहे हैं वो बच्चे को डिलीवर हो। अब ये आ गया है 5 स्टार MCQ। अभी हम डी बाकी है, डी पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो चेस्ट कंप्रेशन और जो ब्रीदिंग पढ़ लिया है उनका रेशियो क्या रहेगा। तो रेशियो देखो एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होगा, और साथ में CPR देने वाले कितने लोग हैं वहाँ पे, सिंगल है अकेला ही है या फिर डबल रेस्क्यूअर है 2 लोग हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कितना रेशियो के हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन देना है। तो अडल्ट और चाइल्ड में अगर आप अकेले हैं उस सिचुएशन में जहाँ पे CPR हो रहा है आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप जा रहे थे कहीं और आपको एक अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट मिला और आपको वहाँ पे CPR देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपने हेल्प के लिए पुकारा लेकिन कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो चाहे से वो पेशेंट अडल्ट हो, वो चाहे से चाइल्ड हो या फिर वो इन्फेंट हो, आपको 30:2 के हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन देना है। 30:2, चाहे से वो एज ग्रुप कोई भी हो, आपको 30:2 रखना है। मीन्स 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद आपको 2 ब्रीदिंग देना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग, ठीक है। जबकि अगर आप 2 लोग हैं
तो वहाँ पे अडल्ट अगर पेशेंट है तो 30:2 हो जाएगा, जबकि अगर चाइल्ड या इन्फेंट अगर वहाँ पे पेशेंट है तो वह उसका हाफ हो जाता है, मीन्स 15:2। हर 15 चेस्ट कंप्रेशन, हर 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद में आपको 2 ब्रीदिंग देना होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि जैसे कि आप 2 रेस्क्यूअर हैं और सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा। तो आप 2 रेस्क्यूअर हैं और अगर वो जो भी पेशेंट है वो अगर चाइल्ड है या इन्फेंट है तो वहाँ पे 15:2 हो जाएगा। बाकी अगर डबल रेस्क्यूअर है और चाहे वो अडल्ट हैं, अडल्ट में देखो बात याद रखने वाली चीज़, अडल्ट में कुछ भी नहीं है। अडल्ट में चाहे आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं चाहे डबल रेस्क्यूअर है, दोनों में सेम है 30:2। जबकि जो चाइल्ड और इन्फेंट जो हैं वहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 रहेगा, जबकि अगर आप 2 रेस्क्यूअर हैं, वहाँ पे 2 लोग हैं सीपीआर परफॉर्म करने वाले, तो 15:2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने डी की, मीन्स डिफिब्रिलेटर, और जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एईडी। एईडी की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये कुछ नहीं, ये खाली 2 पैड आते हैं ऐसे, ठीक है, जिन पे वायर अटैच होते हैं, और ये वायर जाके और एईडी जो मशीन जो है उसमें लगते हैं, तो वह हार्ट रिदम को एनालाइज करती है। उसमें एक शॉक का बटन होता है, तो फिर वो जो है मशीन आपको वॉइस करके बताएगी, वॉइस में, कि यह रिदम शॉक देने के लायक है या फिर नहीं, मीन्स आपको शॉक देना है या फिर नहीं देना। तो अगर आपको शॉक देना होता है तो शॉक वाले बटन को प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप जब भी एईडी प्लेस करेंगे पेशेंट को, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। तो पहली क्या है कि जब भी आप एईडी अप्लाई करेंगे तो वह बेयर चेस्ट होना चाहिए, मीन्स चेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मीन्स ये जो पैड और जो पेशेंट की स्किन है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से मेल जो पेशेंट होते हैं उनके चेस्ट पे आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे, और हेयर्स भी बहुत ज़्यादा डेंस मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन से बचना है। दूसरा है नॉट डायरेक्टली अटैच टू द हेयर और इम्प्लांट। हेयर की बात हमने कर ली। दूसरा है इम्प्लांट, जैसे कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को पेस मेकर लगा है, ठीक है, तो पेस मेकर के ऊपर डायरेक्टली हमें इसको प्लेस नहीं करना। अगर डायरेक्टली हम प्लेस कर देंगे तो वह जो पेस मेकर है उसके फंक्शन को भी अल्टर करेगा, और हम जो ऊपर से शॉक डिलीवर कर रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें इम्प्लांट वगैरह जो हैं उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट ड्राउनिंग का था, डूब गया था कहीं तालाब में, झील में, और वहाँ से आपने निकाला है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पास में एडी थे वहाँ पे, लेकिन अभी पेशेंट जो है वो पूरा पानी से भीगा हुआ है, उसकी फुल बॉडी वेट है, तो क्या ऐसे में आपको एडी वहाँ प्लेस करना है पेशेंट की स्किन पे? नहीं, क्योंकि हमने तो ये बात की है कि पेशेंट की स्किन और ये जो है इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, पानी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि पहले जो पेशेंट की बॉडी अगर वेट हो तो उसको ड्राई करना है, वो ड्राई करने के बाद जो है उसको अप्लाई करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे से उसको ड्राई किए जा रहे हैं और 5-7 मिनट हो गए आपको ड्राई करते हुए, ठीक है, इतने में तो पेशेंट निकल लेगा। तो ऐसा नहीं है, कि उसको फटाफट जितना जल्दी हो सके आपको वाइप करना है। और वाइप करने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो हम एक्सटर्नल जो डिफिब्रिलेटर से जो शॉक डिलीवर करने वाले हैं वह पूरा उस पेशेंट को उस लोकेशन पे लगेगा, ठीक है। नहीं तो अगर वो वेट होगा तो फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो अपना जो शॉक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि इसको बेयर चेस्ट पे ही अप्लाई करना है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करना।
तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पैड की जगह आप वहाँ पे मीन्स एक जोड़ी पैड की जगह 1 पेयर पैड की जगह आप 2 पेयर्स लेके जाइए। तो पहले पेयर को आप उसके चेस्ट पर लगाइए और जैसे कि वैक्सीन करवाते हैं हम वैक्सीन वगैरह, तो वैसे ही उसको जब आप, क्योंकि ये चिपक जाता है स्किन टू स्किन बिल्कुल चिपकता है, तो जैसे वो चिपकेगा जब आप उसको खींच के उतारोगे तो वो जो साथ में हेयर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो एक जोड़ी जो पेयर जो है एईडी का आप हेयर रिमूवर के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा पेयर आप उस जगह पे अप्लाई कर दें और जो है डिफिब्रिलेशन दे दें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमने एईडी ले लिया, हमने ये सारी तैयारी कर ली, पेशेंट को जो है मीन्स ड्राई भी कर लिया और उसके जो हेयर्स वगैरह थे वो भी रिमूव कर लिए, या फिर ये मान लो कि कुछ भी नहीं था, हमें एईडी प्लेस करना है। तो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एईडी हमारे पास में आ जाते हैं तो सबसे पहला अपना जो फंक्शन होता है, सबसे पहला अपना जो काम होता है वो ये होता है कि उसको ऑन करना है। जैसे ही एईडी आपके पास में आ जाए तो उसको सबसे पहले आप ऑन करें। ऑन करने के बाद आप जो पैड्स हैं उनको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो पैड में वायर लगे हैं वो एईडी से कनेक्ट करना है। ठीक है, देखो ये 3 चीज़ें यूनिवर्सल हैं और ये आपको करनी ही हैं, चाहे आप अकेले हैं, हेल्थ वर्कर हैं और अगर हॉस्पिटल में हैं, चाहे कहीं भी हो और आपके पास में एईडी है उसको ऑपरेट करना है, तो ये 3 यूनिवर्सल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। पहला, एईडी आते ही उसको पावर ऑन करना है, फिर पैड्स अप्लाई करने हैं पेशेंट पर और उसकी जो केबल है, जो वायर हैं, वो एईडी में अटैच कर देना है। सबसे पहले हमारे पास में जो एईडी आया था, ठीक है, ये इसका वायर है, ये पैड है, ये इसका वायर है और फॉर एग्जांपल ये अपने पास में बॉक्स था। ठीक है, तो इसके जो वायर जो हैं, सबसे पहले हमने इसको ऑन किया, नंबर 2 पे इनको हमें इन पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद जो ये कनेक्टर है वो इसमें लगाना है। ठीक है, और ये लगाने के बाद अब क्या करेगा, वो एईडी पेशेंट की हार्ट रिदम को एनालाइज करेगा। लेकिन आप तो चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हो तो वो एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही आप ये केबल इसमें कनेक्ट कर देंगे वैसे ही ये साउंड बॉक्स जो है वो आवाज़ करता है। क्या आवाज़ निकालता है? एनालाइजिंग द हार्ट रिदम, कि हार्ट रिदम को एनालाइज कर रहा है। अगर ऐसी वॉइस अगर ये साउंड बॉक्स एईडी बॉक्स अगर आपको दे तो आपको स्टॉप कंप्रेशन को स्टॉप कर देना है और एईडी को हार्ट की रिदम चेक करने देना है। क्या करना है कि जैसे ही आपने एईडी केबल एईडी बॉक्स में अटैच कर दिया वैसे ही कंप्रेशन को स्टॉप करके और जो एईडी है उसको अलाउ करने दें कि वो हार्ट रिदम चेक करे। ठीक है, अब वो जब हार्ट रिदम चेक करेगा तो वो चेक करेगा कि क्या ये शॉक देने लायक है या फिर नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं कि वो एईडी बॉक्स में साउंड आएगी, क्या, शॉक एडवाइस या फिर नो शॉक एडवाइस्ड। 2 ही साउंड करेगा। फर्स्ट साउंड होगी शॉक एडवाइस्ड, दूसरी होगी नो शॉक एडवाइस्ड। अगर शॉक एडवाइस है, वो कह रहा है कि शॉक देना है, तो आप 1 शॉक दे दो और 1 शॉक दे के और सीपीआर देने लग जाओ जब तक कि वो दोबारा कुछ ना बताए। क्योंकि क्या होता है कि हर 2 मिनट में एईडी जो है वो हार्ट रिदम को एनालाइज करता है। एईडी हर 2 मिनट में हार्ट रिदम को एनालाइज करता है। तो आपने 1 शॉक दे दिया क्योंकि उसने शॉक देने के लिए कहा था, आपको शॉक एडवाइस बताया था, उसने 1 शॉक दे दिया। 1 शॉक दे के और रिज्यूम सीपीआर कर दो जब तक कि वो दोबारा से हार्ट रिदम एनालाइज ना करे। लेकिन हो सकता है कि आप जैसे कि उसने एनालाइज किया और ये एनालाइज किया कि शॉक देने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स नो शॉक एडवाइस,
तो नो शॉक एडवाइस है तो क्या करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे कि क्या वो दोबारा से शॉक देने के लिए बोले? नहीं। जैसे ही वो कहे कि नो शॉक एडवाइस्ड है कि मीन्स शॉक नहीं देना है, तो नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमें सीपीआर कंटिन्यू रखना है जब तक कि एईडी हमें शॉक देने के लिए ना बोले या फिर दोबारा से हार्ट रिदम वो चेक ना करे, तब तक हमें सीपीआर कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ एईडी की दो ही कमांड होती हैं कि शॉक एडवाइस है या नहीं है। नेक्स्ट आता है पल्स चेक, कि पल्स जो है वो हम कहाँ फील करते हैं सीपीआर के दौरान। ठीक है, तो पल्स चेक के बारे में क्वेश्चन ये होता है कि हमें पल्स चेक कितनी देर करनी है। तो पल्स चेक का ये है कि अब देखो सीपीआर हमें देना है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी 1 मिनट तक हम पल्स चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें काउंट नहीं करनी वहाँ पे कितनी पल्स आ रही है या फिर नहीं आ रही है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि पल्स प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ 5 से 10 सेकेंड मीन्स कम से कम 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 से 7 सेकेंड तक जो है पल्स चेक कर लीजिए। अगर आपको फील हो गई है पल्स तब तो ठीक है, और अगर फील नहीं हो रही तो आपको सीपीआर देना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पल्स चेक कर रहे हैं, तो पल्स जब भी आप चेक करेंगे तो उसको 5 सेकंड एटलीस्ट करना ही करना है, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं करना है। लेकिन हम किस एज ग्रुप में कौन सी पल्स चेक करेंगे, तो अडल्ट और चाइल्ड में जो है हम कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। अडल्ट में हम ओनली प्रीफर करते हैं कैरोटिड, जबकि चाइल्ड में जो है वो डिपेंड करेगा कि कैरोटिड करें या फिर फीमोरल करें। अगर 2-3 साल का बच्चा है तो हम फीमोरल कर सकते हैं, क्योंकि नेक छोटी होती है, पालपेट करने में इतना ईजी नहीं होता। जबकि अगर 8-9 साल का बच्चा है तो हम कैरोटिड कर सकते हैं। तो इसके आंसर दोनों होंगे कि चाइल्ड जो है वहाँ पे हम कैरोटिड भी कर सकते हैं, फीमोरल भी कर सकते हैं। जबकि इन्फेंट जो है वहाँ पे हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। यह 5 स्टार एमसीक्यू है। क्या चेक करेंगे? ब्रेकियल पल्स। ठीक है, अडल्ट में हम कैरोटिड करेंगे, चाइल्ड में कैरोटिड हो या फीमोरल, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जबकि इन्फेंट जो है वहाँ पे हम ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको सीपीआर के दौरान ध्यान रखनी होती हैं परफॉर्म करते समय, और वो ये है कि जब हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे प्रेस करे जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रहा है, मीन्स आप तो अपने हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही जाए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि चाइल्ड और अडल्ट में 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट डेप्थ होनी चाहिए, जबकि इन्फेंट में एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डेप्थ जाए, लेकिन वो डेप्थ जब जाती है तो ऐसा नहीं कि आपने दबा तो दिया 5 सेंटीमीटर लेकिन उसको वापस से उठाया नहीं 5 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आपने 5 सेंटीमीटर दबा दिया था लेकिन आप जो है वो 2 सेंटीमीटर उठाया, मीन्स 3 सेंटीमीटर चेस्ट दबा हुआ है अभी भी, और आपने दोबारा 2 सेंटीमीटर प्रेस कर दिया, वापस से 3 सेंटीमीटर, 5 3 5 3 5 3 5। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है कि जब भी आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हों तो कंप्लीट चेस्ट वापस से अपनी स्थिति में आना चाहिए। फिर दोबारा से आप कंप्रेस करोगे 5 सेंटीमीटर, 0 5 0 5, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कंप्रेस फुल कंप्रेस करना है, और साथ में ये भी अलाउ करना है चेस्ट को कि चेस्ट कंप्लीट रिकॉइल हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप 2 रेस्क्यूअर हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरा रेस्क्यूअर खड़ा खड़ा देखता रहेगा, नहीं। यहाँ पे ये होता है कि एक जो रेस्क्यूअर है वो 2 घंटे चेस्ट 2 मिनट चेस्ट कंप्रेशन देगा। ठीक है, या फिर 5 साइकिल कंप्लीट होने तक देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो रेस्क्यूअर है वो हर 2 मिनट में या फिर 5 साइकिल का मतलब 30:2 30:2। फॉर एग्जांपल अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 30:2 30:2 30:2, क्योंकि 2 रेस्क्यूअर थे
जैसे कि फॉर एग्जांपल राम और श्याम दो रेस्क्यूअर हैं, तो राम कंप्रेशन दे रहा था, तो श्याम क्या करेगा? श्याम ब्रीदिंग देगा। श्याम क्या करेगा? श्याम ब्रीदिंग देगा, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत फटीग होता है। ठीक है, तो राम ने क्या किया? 30 कंप्रेशन दिए, श्याम ने 2 ब्रीदिंग दिया। फिर राम ने दोबारा 30 कंप्रेशन दिए, श्याम ने 2 ब्रीदिंग दिए। फिर राम ने मिस, ये यहाँ पे थर्ड साइकिल हो गई, मिस थर्ड साइकिल में 30 कंप्रेशन दिए, फिर श्याम ने 2 ब्रीदिंग दिया। फिर ये फोर्थ साइकिल, ये 5 साइकिल। तो 5 साइकिल के बाद में ऐसा नहीं है कि दोबारा से राम 6वीं साइकिल में 30 कंप्रेशन देगा, नहीं, यहाँ पे आपको श्याम चेस्ट कंप्रेशन पे आ जाएगा और राम ब्रीदिंग पे चला जाएगा। मीन्स जो रेस्क्यूअर जो है उनकी पोजीशन जो है वो हर 2 मिनट में, और 2 मिनट ना माने तो हर 5 साइकिल पे अल्टरनेट उनकी पोजीशन चेंज होगी टू अवॉइड द फटीग। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा कि जब हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो चेस्ट को हम कंप्लीट वापस से रिकॉइल होने देंगे, तो सेम सिचुएशन लागू होती है ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग पे क्या कि जब आप उसको आप अम्बो बैग से या फिर माउथ टू माउथ जैसे भी आप उसको ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग आपने दिया, ब्रीदिंग वापस मीन्स पूरा डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मीन्स एक्सप्रेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने दोबारा से दे दिया, नहीं। अच्छे से आपको चेस्ट राइज देखना है कि वहाँ पे आपने जो डिलीवर किया है ब्रीदिंग, उससे उसका चेस्ट राइज हुआ कि नहीं, और राइज होने के बाद में उसको दोबारा से फॉल होने दें। जब कंप्लीट वो फॉल हो जाए तो फिर दूसरा ब्रीदिंग दें और उसको फॉल होने दें। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेंटिलेशन सिर्फ 2 ही बार देना है, ब्रीदिंग 2 ही देनी है, चाहे रेस्क्यूअर कितने भी हों। फिर आगे आपको 30 कंप्रेशन देने हैं, फिर दोबारा से 2 ब्रीदिंग देनी है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि उसको भी अच्छे से राइज होने दें और फॉल होने दें। मीन्स चेस्ट अच्छे से दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि हाँ राइज हुआ है, वापस से फॉल हुआ है। ठीक है, अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सीपीआर की स्टेप्स, कि जब हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं तो हम किस किस प्रकार से जो है क्या क्या करेंगे, किस स्टेप में करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है कि आप कहीं जा रहे थे और आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक वाला एक पेशेंट मिला है, या फिर कोई ड्राउनिंग वाला एक पेशेंट मिला, आपने उसको बचाया। ठीक है, आपने उसकी लाइफ को अब सेव करना है, वो कंप्लीट अनरेस्पॉन्सिव है, या फिर यह मान लो स्टेप सीपीआर देने की ज़रूरत है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहली जो स्टेप होती है सीपीआर देने की, वो होती है वेरीफाई द सीन एंड सेफ्टी। वेरीफाई सीन एंड सेफ्टी। वेरीफाई सीन क्या है? सीन को क्या देखेंगे हम? सीन में क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे? सीन में हम ये चेक करेंगे कि वहाँ अपने लिए कोई हैजार्ड ना हो, कि हम सेफ हैं कि नहीं, साथ में जिसको हम सीपीआर देंगे वो सेफ रहेगा कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरटीए हुआ था, तो क्या आप रोड के बीचों बीच सीपीआर स्टार्ट कर देंगे? नहीं, उसको रोड के साइड में लेके आएंगे, फर्म और फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, जैसे कि ड्राउनिंग हो रहा था, कोई डूब रहा था, तो उसको कम से कम किनारे लेके आएंगे, ऐसी सरफेस पे जो कि फ्लैट हो, फर्म हो, हार्ड हो। ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो क्या वो तो अभी मतलब तार से चिपका पड़ा है, और क्या आप भी जाके वहाँ चिपकेंगे? नहीं। तो पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, सीन को समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, फिर वहाँ अपनी और पेशेंट दोनों की सेफ्टी देखते हुए उसको किनारे लेके आना है, एक अच्छी फर्म और फ्लैट सरफेस पे, जहाँ पे आप और वो दोनों सुरक्षित रहें और दूसरों को भी इंटरफेयर ना हो। नंबर 2 स्टेप आती है कि जैसे ही आप उसको साइड में ले आए, फ्लैट फर्म सरफेस पे उसको सोपान लेटा दिया, उसके बाद में आप टैप करते हैं उसके शोल्डर्स को या उसके सोल को। मीन्स आप रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं, मीन्स आप ये चेक करते हैं कि क्या यह रेस्पॉन्ड कर रहा है, मीन्स कॉन्शियस है या फिर नहीं। तो देखो अडल्ट और चाइल्ड जो हैं, अब देखो बात सीधी सी है कि छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो क्या आप उसको पूछोगे हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। तो अडल्ट और चाइल्ड में हम उसके शोल्डर जो है वहाँ पे टैप करते हैं और उसको पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके।
तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब आपको नहीं वहाँ पे मोमेंट या फिर जो महसूस हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। जबकि रेस्पॉन्सिवनेस इन्फेंट में हम कैसे चेक करेंगे, तो वहाँ पे हमें शोल्डर जो है वहाँ पे टैप नहीं करना है, उसके सोल को टैप करना है। पैर जो हैं, पैरों में सोल जो है उसको टैप करना है और उसको जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करना है। तो सबसे पहली स्टेप थी वेरीफाई किया आपने सीन, वहाँ पे सेफ्टी चेक किया। दूसरा क्या किया हमने, चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस आपने अडल्ट और चाइल्ड में जो है वो चेक किया किससे, शोल्डर पे टैप करके, और पूछेंगे आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। जबकि इन्फेंट जो है वहाँ पे आप सोल जो है उसको टैप करेंगे। अब नंबर 3, जैसे कि आपने वहाँ पे टैप किया, ठीक है, अगर टैप करते ही अगर वो रेस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब तब तो वो ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सब नॉर्मल है उसका, यही मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दिया, अगर नो रेस्पॉन्स आ जाए, चाहे वो अडल्ट हो, पीडिया हो या इन्फेंट हो, कुछ भी पेशेंट हो, अगर वहाँ पे नो रेस्पॉन्स आता है तो आपको कॉल फॉर हेल्प चिल्लाना है, ज़ोर ज़ोर से, साउट हेल्प हेल्प। अगर कोई होगा वहाँ पे हेल्प करने वाला तो आएगा, नहीं होगा तो आप अकेले हैं ही, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर नो रेस्पॉन्स जैसे ही मिलता है नंबर 2 स्टेप में, तो अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो आपको हेल्प के लिए बोलना है। अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल है तो उसको बोलना है कि आप इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिव कीजिए। अब नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं इमरजेंसी रेस्पॉन्स समझेंगे नहीं, तो आप उसको लोकल लैंग्वेज में समझा सकते हैं या फिर एक इजी वे में समझा सकते हैं कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए कि इस लोकेशन पे इतनी एज का एक जो व्यक्ति है वह बेहोश हो गया है, अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है, और आप जल्दी यहाँ पे आइए एयरवे और एईडी लेकर। तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन हमें सारी जो है वो देनी होती है उस साथ वाले को जो हमें हेल्प करने वाला है। तो अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल था तो हम जो है हेल्प के लिए कर देंगे। अब जैसे ही आपने हेल्प के लिए बोल दिया तो जो है आप देखो इतना समय यहाँ पे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको साइड में लेके आए, सीन सेफ्टी किया, रेस्पॉन्स आपने चेक किया, रेस्पॉन्स नहीं आया तो आपने हेल्प के लिए किसी को बुलाया, ठीक है। तो और लेट ना करते हुए उसकी पल्स और ब्रीदिंग चेक करनी है। देखो यहाँ पे नो रेस्पॉन्स आ गया था, अब नो रेस्पॉन्स में हमें ये चेक करना है कि रेस्पॉन्स क्या पल्स का नहीं है या ब्रीदिंग का नहीं है, इन दोनों में से किसका रेस्पॉन्स नहीं है। मीन्स ये दोनों में से क्या एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है, या फिर दोनों ही एब्सेंट हैं। तो हमें पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। तो पल्स का जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे, अडल्ट और चाइल्ड में जो है वो कैरोटिड कर सकते हैं और चाइल्ड में फ्यूमोरल भी कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फेंट है उनमें हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। और साथ में ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग हम कैसे चेक करेंगे, तो ब्रीदिंग हम जो पेशेंट है उसके हेड एंड पे थोड़ा सा झुक जाएंगे, और जब झुकेंगे तो साथ में हमें मिस चेस्ट का राइज और फॉल जो है वो चेक करना है कि राइज और फॉल हो रहा है, इसका मतलब ब्रीदिंग प्रॉपर कर पा रहा है। या फिर हो सकता है कि वो राइज तो हो रहा है लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, तो चेस्ट में विजिबिलिटी अगर दिख रही है आपको तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एयरवे उसका ठीक है, मीन्स ब्रीदिंग कर पा रहा है। और पल्स हमें चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या दोनों अलग अलग चेक करने हैं या फिर एक साथ ही चेक करने हैं। तो दोनों एक साथ ही चेक करने होते हैं। मीन्स आप पल्स भी चेक कर रहे हैं हाथ से और साथ में झुके हुए हैं, ब्रीदिंग भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पल्स और ब्रीदिंग चेक करनी है, जो कि आप अभी बताया था कि 5 सेकंड से ज़्यादा लेकिन 10 सेकंड से कम, ठीक है, कि 5 कम से कम 5 सेकंड करनी है लेकिन नॉट मोर देन, ठीक है, 10 सेकंड आपको जो है पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। तो ये हो गई नंबर 4 स्टेप। तो हमने स्टेप्स क्या क्या पढ़ी थी, हमने स्टेप ये पढ़ी थी वहाँ पे कि सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना है, सीन को वेरीफाई करना है। नंबर 2 हमने क्या किया था, नंबर 2 क्या किया था,
रेस्पॉन्स चेक किया था कि वहाँ पे जो पेशेंट है उसमें कोई रेस्पॉन्स है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही हमने नोट किया कि रेस्पॉन्स नहीं है तो हमने हेल्प के लिए बुलाया और इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट किया। यह करने के बाद हम क्या करेंगे, पल्स और ब्रीदिंग चेक करेंगे। अगर पल्स और ब्रीदिंग आती है या फिर नहीं आती है, कैसे क्या आती है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मीन्स ब्रीदिंग प्रजेंट है और पल्स भी प्रजेंट है, दोनों वीक हैं, हालांकि इसीलिए उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, दोनों वीक हैं लेकिन प्रजेंट हैं, दोनों ही प्रजेंट हैं। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, मॉनिटर करते रहोगे बस। लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पे ब्रीदिंग एब्सेंट है लेकिन पल्स प्रजेंट है, तो आप क्या करोगे। अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है और पल्स प्रजेंट, मतलब पल्स प्रजेंट इसका मतलब ये है कि हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मीन्स ब्रीदिंग मीन्स लंग्स फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैनुअल सिर्फ ब्रीदिंग देनी होगी। लेकिन अगर दोनों एब्सेंट हैं तो आपको ब्रीदिंग के साथ साथ चेस्ट कंप्रेशन भी देने हैं, मीन्स सीपीआर प्रॉपर देना है। तो ये डिपेंड करेगा। तो मतलब जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे पल्स प्रजेंट नहीं है, चाहे अकेली पल्स प्रजेंट नहीं है या फिर पल्स और रेस्पिरेशन दोनों प्रजेंट नहीं है, तो पांचवी स्टेप अपनी आएगी स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर स्टार्ट कर देंगे हम, जिसमें कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे CAB, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे ओपन करेंगे और ब्रीदिंग देंगे। ठीक है, रेशियो आपको पता ही है 30:2, एक्सेप्ट छोड़ के इन्फेंट को, जहाँ पे अगर 2 रेस्क्यूअर होंगे तो 15:2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि जैसे कि आप ये दे रहे थे और जैसे कि आपने जिसको हेल्प के लिए बुलाया था वो आ गया है या फिर एम्बुलेंस आ गई है और आपके पास में AED अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर AED और ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल हो गई हैं तो फिर आप AED जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब AED यूज करने का तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस करना होता है, और AED की जो कमांड होंगी उनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले AED को ऑन करना था, उसके बाद में AED पैड्स को अटैच करना था पेशेंट से, और नंबर 3 हमें जो AED वायर हैं उनको उस बॉक्स में लगाना था। और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि वहाँ पे जब वो जैसे ही आप वायर लगाएंगे वैसे ही वो AED बॉक्स आवाज़ करेगा। क्या आवाज़ करता है, एनालाइजिंग द हार्ट रिदम। तो हार्ट रिदम ये सुनते ही आपको चेस्ट कंप्रेशन रोक देने हैं ताकि वो अच्छे से हार्ट रिदम चेक कर पाए। और अगर वो अच्छे से चेक कर पाएगा तो वो बताएगा कि आपको शॉक देना है और नहीं देना। ठीक है, अगर शॉक देना है तो आपको एक शॉक दे के वापस से CPR देने लग जाना है 2 मिनट के लिए या 5 साइकिल के लिए। और अगर शॉक नहीं देना है तो आपको कंटिन्यू CPR रखना है अगले 2 मिनट के लिए या 5 साइकिल के लिए, या फिर जब तक कि वो उसका नेक्स्ट कमांड नहीं आता। तो देखो वही चीज़ दोबारा है यहाँ पे कि आपने AED अटैच कर लिया, AED आ चुका है तो शॉक एडवाइस होगा। अगर शॉक वो बताएगा कि देना है तो आपको एक शॉक देना है और CPR 2 मिनट तक, ठीक है, कंटिन्यू रखना है जब तक कि AED कोई नेक्स्ट कमांड नहीं देता। लेकिन अगर शॉक एडवाइस नहीं है तो हमें CPR को कंटिन्यू रखना है जब तक कि AED अगला कोई कमांड हमें ना दे। तो ये था CPR। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 7 स्टार टॉपिक है हर एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है शायद जिसमें कि CPR से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आता हो। और यह जो CPR मैंने आपको पढ़ाया है यह अब की लेटेस्ट जो गाइडलाइन है 2020 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, वो ही सारी गाइडलाइन फॉलो करके मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, पढ़ाया है। तो होप आपको समझ आया होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन कोशिश की है कि इसमें सारा सब कुछ जो है वो कंटेंट आपको बता दिया जाए सिंपल लैंग्वेज में। तो होप आपको पसंद आएगा।